Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So today we will solve exercise number 6.3 of your NCERT book. It is totally based on two theorems. One is angle sum property. I cannot say totally based, partially based, है ना? And the second property is exterior angle वाली property जो हमने कल सीखी थी. Plus कल वाले कॉन्सेप्ट तो आएंगे, उससे परसों वाले कॉन्सेप्ट तो आएंगे. That means vertically opposite angles, और उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब तो आएंगे ही आएंगे. जो पहले पढ़ लिया वो तो आगे आएगा. इसमें नया क्या है? नया ये है एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है और प्लस एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर यहाँ दिखेगा आपको 6.39. Sides QP and RQ of triangle PQR are produced 2 points S and T. देखो एक ट्राइंगल है PQR, इसमें साइड्स QP को प्रोड्यूस करना है. अब QP लिखा है ना, तो P पॉइंट से प्रोडक्शन होगा. P पॉइंट से प्रोडक्शन हो गया और QP को कहां तक प्रोड्यूस किया है? S पॉइंट तक. ये S तक प्रोड्यूस हो गया. देन साइड RQ, तो अब Q वाले पॉइंट से प्रोडक्शन होगा. Q कहाँ है? RQ में Q वाले पॉइंट से प्रोडक्शन करेंगे तो ये प्रोड्यूस हो गया अप टू द पॉइंट T. RQ is produced to point T. क्लियर है? यहां तक समझ आया? इफ एंगल SPR is 135 डिग्री, SPR is 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree. PQT is equals to 110 degree. Find angle PRQ. You have to find angle PRQ. ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. ऑल्दो ये फिगर बना हुआ है, नो प्रॉब्लम इन दैट, हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट हमेशा हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर बनाने की कोशिश किया करें. आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आगे चल के 10th क्लास में फिगर नहीं देगा, बनाने पड़ेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से रीड करके. तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं. अब सपोज करो मैं इस फिगर को ना भूल जाऊं बिल्कुल और मैं केवल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं. इन फिगर 6.39 मुझे पता नहीं है. सबसे पहले तो मेरे पास ट्राइंगल PQR है. सबसे पहले मेरे पास क्या है? ट्राइंगल PQR. सपोज करो ट्राइंगल PQR कैसे बनाता? मैं ऐसे ही तो बनाता. PQR स्केलिन बनाता, मतलब अनइक्वल साइड्स का बनाता, क्योंकि कह नहीं रहा ना वो इक्विलेटरल है. आगे क्या कहता है? साइड QP को और PQ को प्रोड्यूस, RQ को प्रोड्यूस करना है. QP को प्रोड्यूस करना है S तक रेस्पेक्टिवली. का मतलब क्या होता है? पहले से पहला मिलाओ, दूसरे से दूसरा मिलाओ. ये तो होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब. तो बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक है ना? हाँ. तो QP को QP, अब QP तो बाद वाले पॉइंट से प्रोड्यूस करोगे P से, और उसी डायरेक्शन में करोगे जिस डायरेक्शन में QP चल रही है. तो QP को प्रोड्यूस कर लिया कहां तक? पॉइंट S तक. यहाँ पे कोई पॉइंट S लगा दिया. देन RQ को प्रोड्यूस कर लिया, RQ की डायरेक्शन में Q वाली साइड से प्रोडक्शन करो अप टू द पॉइंट T. फाइन. आगे चलते हैं. SPR 135 डिग्री, SPR दिस इज 135. आगे चलते हैं. PQT 110, PQT 110. फाइन. क्या पूछ रहा है? फाइंड एंगल PRQ. PRQ तो बना तो लिया हमने वही वाला फिगर. कहीं दिक्कत आई? लेकिन क्या होता है जब पका पकाया माल मिल जाता है तो दिमाग कम लगाते हैं ना हम. लेकिन अब से लगाएंगे, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट. नहीं बनता है तो फिर फिगर तो है ही हमारे पास. ठीक है, चलो फिगर बना लिया सबने, इतना काम कर लिया. अब बिकॉज यहाँ पे आपके फिगर बना हुआ है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बिना फिगर बना के स्टार्ट कर लेता हूँ. आप लोगों ने बना दिया? ठीक है. सबसे पहले जैसा कि अपन करते हैं हमेशा, गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, है ना. Here it is given that कि एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड साथ में एंगल PQT एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री एंड साथ में पूछ क्या रहा है? एंगल PRQ
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट साइड में आपने फिगर बना दिया होगा ना, यही तरीका हमको फॉलो करना है कि राइट साइड में फिगर बनाना है, लेफ्ट साइड में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। या फिर अगर जैसे फिगर बड़ा बन रहा है तो फिर सेंटर में बनाओ फिगर और गिवन इन्फॉर्मेशन नीचे नोट डाउन करो। ऐसे कभी मत करना कि फिगर बना रहे हो लेफ्ट साइड में, इन्फॉर्मेशन राइट में, ये तरीका गलत है, ठीक है। चलो अब लगाते हैं हम दिमाग। अब तक तो हमने रीड किया, हमको पता लगाना है ये वाला एंगल, ठीक है। देखो ये 135 है तो अंदर वाला एंगल पता चल जाएगा, 180 माइनस करके लीनियर पेयर बन रहा है। सिमिलरली ये 110 है तो इधर अंदर वाला पता चल जाएगा लीनियर पेयर बन के। अंदर वाला ये और ये एंगल दोनों मिल गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी और एंगल आर पता चल जाएगा। सिंपल सा है, चलो शुरू करते हैं। हेयर, अच्छा एंगल्स के नाम बताओ। सबसे पहले इस पे लगाते हैं लीनियर पेयर, एस पी आर, और अंदर वाले को क्या कहोगे, क्यू पी आर। एस पी आर क्यू पी आर लिखता हूं मैं। हेयर एंगल एस पी आर एंड एंगल क्यू पी आर lie, दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे lie करते हैं, lie on the straight line। कौन सी स्ट्रेट लाइन है बोल के बताओ, स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, ये वाली, क्या बोलोगे इसको, एस पी क्यू, ठीक है ना, lie on the straight line एस पी क्यू। सो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। रीजन क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। दैट इज एंगल एसपीआर एंड क्यूपीआर में से कौन सा एंगल अवेलेबल है, एसपीआर अवेलेबल है, इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे 135 डिग्री, एंड क्यूपीआर तो अवेलेबल ही नहीं है, इक्वल टू एंगल क्यूपीआर की वैल्यू आती है फिर -135 डिग्री, कितनी हो जाएगी 45। ओके चलो अगेन ये प्रोसेस रिपीट करना है अपने को, यहां तक नोट डाउन हो गया, यहां तक हो गया। अगेन प्रोसेस रिपीट करें इसी को, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस रिपीट करेंगे तो एंगल्स के नाम बोलो। एक तो है एक्सटीरियर वाला तो पी क्यू टी, और इंटीरियर वाला पी क्यू आर, और स्ट्रेट लाइन कौन सी, पी क्यू आर, ठीक है। तो लिखो अगेन एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर lie on the straight line, lie on the straight line। what is the name of that straight line, चेक करो फिगर में, टी क्यू आर, ठीक। सो इन दोनों का सम कर लो 180, वही सेम रीजन, लीनियर पेयर, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग द सेम, लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा एंगल अवेलेबल है हमारे पास, पी क्यू टी अवेलेबल है 110, बोलो है ना अवेलेबल, 110 पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री implies angle PQR equal to 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हो गया बेटा 70 डिग्री, कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब इंटरनल दो एंगल्स, इंटरनली बोलते हैं इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर दो एंगल्स पता चल गए, तो तीसरा एंगल पता लगाना है, तो तीनों एंगल्स के नाम लिख देता हूं मैं नाउ, कौन कौन से हैं, पी क्यू आर, दूसरा क्यू पी आर, तीसरा पी आर। एक चीज याद रखना बच्चों, देखो इस एंगल को मैं क्यू पी आर भी लिख सकता हूँ एंड आर पी क्यू भी लिख सकता हूँ, लिखने में तो दोनों लिख सकता हूँ, लेकिन जब अभी मैंने लीनियर पेयर में इसका जिक्र किया तो मैंने इसको क्यू पी आर का नाम दिया, तो अभी भी फिर इसको क्यू पी आर का, एक क्वेश्चन में हमने एक एंगल को जो नाम दे दिया सो दे दिया, फिर अब पूरी हर जगह उसका उसी नाम से जिक्र करो, ऐसे नहीं कि उसी क्वेश्चन में एक जगह तो आप इसको कह रहे हो क्यू पी आर
और फिर नीचे आते आते इस एंगल का नाम आपने लिख दिया RPQ। हालांकि एंगल सेम है लेकिन तरीका गलत है। एक बार जो नाम दे दिया सो दे दिया, आप या तो पहले ही RPQ देते। ठीक है, क्लियर है। तो अब इस एंगल का नाम हमने QPR दिया है, इस एंगल का नाम हमने PQR दिया है और इस एंगल का PRQ देंगे क्योंकि PRQ की फॉर्म में उसने पूछा है। लिख देते हैं नाउ एंगल QPR कॉमा एंगल PQR and last one is angle PRQ are the interior are the three interior angles are the three interior angles of triangle PQR। so इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। so एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी हमने 45 डिग्री आई थी, PQR की अभी निकाली 70 डिग्री, और वो तीसरा तो पता करना ही है हमको 180 डिग्री। 45 प्लस 70 कितना होता है, कितना होता है 115 एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको पापा आए थे छोड़ने बेटा, स्कूटी से आए हो, अपने आप आए हो। एंड आप लोग कहाँ से आते हो, वंशिका आप कहाँ से आते हो? अच्छा, एक ही आसपास ही रहते हो क्या? ठीक है। यश आप तो वहां से आते हो बाजार साइड से, तो अच्छा वहां से आते हो। 180 माइनस 115 65 डिग्री आंसर। पीछे मैच कर लो फटाफट। एक मिनट नोट करो। यस सर, सही। स्कूल की क्लास में क्या? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का फिगर बनाओ फटाफट। In figure 6.40, angle x equals to this, x y z equals to this। बना लिया एक बार? बन गया? ठीक है, देखो इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री दिख रहा है साफ साफ। अब देखो x पे एक ही एंगल बन रहा है ना बेटा, तो उन्होंने सिंगल लेटर से डिनोट किया, उसका ट्रेंड पकड़ो और वो ट्रेंड ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स हमको कौन दिलाता है, जब अपन बुक का ट्रेंड फॉलो करते हैं।
ट्रेंड बहुत सारे हो सकते हैं। स्कूल टीचर ने अलग ट्रेंड बता दिया कि नहीं भैया तुम तो 3 लेटर में ही लिखो, मैंने कुछ अलग बता दिया, किसी और ने कुछ अलग बता दिया, किसी भैया ने पढ़ा उसने कहा कि हमारे स्कूल में से पढ़ा। हमको क्या फॉलो करना है, हमारी बुक का ट्रेंड, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क्स कौन दिलाएगा, बुक दिलाएगी। जो हमको एनसीईआरटी जो बुक मिली हुई है वो वहां से मार्क्स आएंगे। तो देखो जब जब एक ही पॉइंट पे एक ही एंगल बने तो हम सिंगल लेटर से डिनोट करा सकते हैं, खुद उसने भी किया है ना। आगे एक्स वाई जेड, वेयर इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स वाई जेड जो है ये 54 डिग्री का एंगल है, ये पूरा एंगल है, याद रखना, ना तो ऊपर का ना नीचे का, बल्कि इस पूरे का कंप्लीट एंगल है ये, ठीक है ना। और देखो जो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिनोट किया हुआ है, बुक में भी फिगर के अंदर भी। अगर ये ऊपर का होता तो डिनोट केवल ऐसे करता वो, ठीक है, और अगर नीचे का होता तो डिनोट केवल ऐसे करता, बट इसने कैसे डिनोट किया है, पूरा, दैट मीन्स ये पूरा एंगल है 54 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर का मतलब बताओ, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज बाइसेक्शन। अब ये बाइसेक्शन का काम कौन कर रहा है, दैट इज बाइसेक्टर। जैसे एक्टिंग का काम जो करेगा वो होगा एक्टर, कुकिंग का काम जो करेगा वो कुकर, जिसको अपन शॉर्ट में कुक भी बोलते हैं, सिंगिंग का काम जो करेगा वो सिंगर, बाइसेक्शन का काम जो करेगा वो बाइसेक्टर, रर लग जाएगा आगे, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर्स हैं वाईओ और जेडो, बाइसेक्शन का काम कर रहे हैं, यानी किसी चीज को आधा आधा करने का काम कर रहे हैं। किसको आधा आधा कर रहे हैं साहब, वाईओ तो कर रहा है एक्स वाई जेड को आधा, देख लेते हैं पहले इसकी कोई, ये एक्स वाई जेड पूरा था 54 डिग्री 54 डिग्री, इसको ये वाईओ आधा आधा कर रहा है, वाईओ एक लाइन है जो उसको आधा आधा कर रही है, दैट मीन्स वाईओ के ऊपर की साइड आधा पोर्शन, वाईओ के नीचे की साइड आधा पोर्शन, यानी कि टोटल 54 डिग्री था तो 54 का आधा 27 ऊपर रह गया, 27 नीचे रह गया, ठीक है। पढ़ते जाओ समझते जाओ। आगे चले तो जेडो भी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इसको एक्स जेड वाई को, तो एक्स जेड वाई बनाता हूं मैं, एक्स जेड वाई, दिस कंप्लीट एंगल, और इसको जेडो, ये जेडो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स जेडो के ऊपर वाली आधी चीज है, नीचे वाली। अब इस टोटल एंगल की वैल्यू मुझे पता नहीं है अभी, जब भी पता लगेगी मैं आधा ऊपर बांट दूंगा आधा नीचे बांट दूंगा, ठीक है। आगे फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई यानी कि ये नीचे वाले एंगल की वैल्यू पता लगाओ, केवल नीचे वाले की, एंड वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड, दैट मीन्स ये वर्टेक्स ओ पे जो ये अंदर वाला एंगल बन रहा है इसको पता लगाओ। ये दो एंगल्स हमको पता करने हैं, क्लियर। शुरू करें, फिगर बना लिया सबने, बोलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो पहले रफली हम बात कर लेते हैं कैसे निकालें। देखो बेटा इधर देखो स्क्रीन पे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड को सोचो एक बार। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड को जब हमने सोचा तो उसके अंदर ये जो भी ड्रॉ किया गया इसको इग्नोर करो, है ही नहीं वो वहां पे। एक एंगल ये है, एक एंगल ये पूरा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड का, एंगल वाई पूरा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल गिवन, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल पता लगाया जा सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से माइनस करके। एक बार अगर ये एंगल पता लग गया तो इसका आधा ही तो है नीचे वाला, हो जाएगा ओजेड वाई का काम। इसका आधा पता लगा लिया, उसका भी आधा पता लगा लिया, तो अब ये अंदर भी तो ट्रायंगल बन रहा है, तो अंदर भी तो 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। भाई अंदर छोटे ट्रायंगल में ऐसा थोड़ा ना कि छोटा एंगल सम हो जाएगा, ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो ट्रायंगल कितना भी छोटा हो, एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही कहेगी कि एंगल सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो अंदर वाले ट्रायंगल में भी एंगल सम कितना होगा 180 डिग्रीज ही होगा। ये 27 पता लगा लूंगा, वो भी आएगा उसका आधा पता लगा लूंगा, इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करूंगा तो एंगल ओ पता चल जाएगा, सिंपल, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला टारगेट क्या है, टोटल एंगल जेड निकालना है ना। Here पहले गिवन पॉइंट्स है ना, इट इज गिवन दैट एंगल x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब अपन एक काम करते हैं, चलो एंगल x लिख दो, और एंगल x को 3 लेटर में भी लिख दो, क्या लिखोगे, वाई एक्स जेड इक्वल टू 54 डिग्री, ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है।
सेकेंड पॉइंट विच इज गिवन इज दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, नहीं ये तो हो गया ना, अच्छा एंगल एक्स 62 है, सॉरी एंगल एक्स तो 62 है ना, नीचे वाला है 54 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो बेटा, कोई कंफ्यूजन बोलो बेटा बोलो। वाई एक्स जेड 3 लेटर में लिखा है, ठीक है ना, ये एंगल एक्स सिंगल लेटर में लिखा है, फिर वाई एक्स जेड ये 3 लेटर में भी लिख दिया मैंने उसको, ठीक है ना। आगे चल के जब अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3-3 लेटर में एंगल लिखेंगे ना, तो फिर उस टाइम हम दिमाग लगाए, इसलिए अभी से लिख दिया कि ये एंगल वाई एक्स जेड है, ठीक है। ये दो एंगल्स गिवन है हमको, ठीक है। तो जब ये दो एंगल्स गिवन है तो पहला काम ये करते हैं कि तीसरा एंगल निकाल लेते हैं यहीं पे, फिर अगले गिवन पॉइंट बाद में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नाउ एंगल वाई एक्स जेड पहला एंगल, कॉमा एंगल एक्स वाई जेड दूसरा एंगल, एंड तीसरा एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ, 3 लेटर में बोलो क्या। जेड पे तो बनेगा बेटा, जेड पे बनेगा तो वो तो सेंटर पे रहेगा, देखो एक्स पे बन गया, वाई पे बन गया, तो अब जेड पे बनेगा, तो जेड तो सेंटर में रहेगा, एक्स जेड वाई, एंड एंगल एक्स जेड वाई lie sorry are the 3 interior angles, are the 3 interior angles of triangle xyz, ठीक है। सो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दो की तो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज वाई एक्स जेड की वैल्यू क्या थी 62 डिग्रीज, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी बेटा 54 डिग्रीज, और ये पता लगाना है 90 डिग्री। ऐड करो दोनों को, 6 and 5 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री implies angle x z y gives me 180 degrees minus 116 degrees, करना माइनस करके क्या आएगा 64। तो अब हमने बड़े ट्राइंगल के 3 एंगल्स निकाल लिए, काम तो हुआ। अब नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, क्या कहती है वो कि वाईओ और जेडओ इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, ये भी गिवन है ना। नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन यही तो है, यहां से लेके और यहां तक, तो इसको हम रीड करते हैं, मतलब नोट डाउन करते हैं, और फिर उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आते हैं वो देखेंगे। अगेन इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन हियर, अगेन इट इज गिवन दैट, एक एक लो, पहले वाईओ ले लेता हूँ है ना, ये दोनों लोग हैं, दोनों में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक ले लो। वाईओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, वाईओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, पहले केवल इतनी सी बात कहते हैं हम, है ना। वाईओ is the bisector of angle x y z, YO is the bisector of angle x y z so तो YO x y z को दो एंगल्स में तोड़ रहा है, कौन से हैं दो एंगल्स, x y z ये पूरा एंगल था, तो दो एंगल्स कौन कौन से टूट गए, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बट इनका नाम तो देना पड़ेगा ना 3-3 लेटर में। तो ऊपर वाले एंगल का नाम बताओ 3 लेटर में, एक्स वाई ओ, और नीचे वाले एंगल का नाम बताओ 3 लेटर में, ओ वाई जेड, यही तो बने दो एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल्स बने, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल होंगे दोनों, नीचे वाला कौन सा बना वाई ओ जेड, और दोनों की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू की हाफ होगी, होगी नहीं होगी। पहली चीज तो ये दोनों इक्वल होंगे, पहली चीज ये दोनों इक्वल होंगे, और मैंने कहा दोनों की वैल्यू तो बताओ, तो जो टोटल एक्स वाई जेड था उसके हाफ होगा,
क्योंकि वाईओ ने इसको ही तो हाफ किया है, इसको ही तो बाइसेक्ट किया है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं द्विभाजित, द्विभाजित यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित करना, ठीक है। पता होना चाहिए, देखो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? हम क्या है, देखो एक बहुत गंदा ट्रेंड है हमारे यहाँ पे इंडिया में, जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है वो इंग्लिश के वर्ड सुनने से ही कतराता है। कतराता है मतलब मैं क्यों सुनूं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो हिंदी के वर्ड सुनने से कतराता है। आगे चल के जब अपन रियल वर्ल्ड में जाएंगे, आफ्टर क्लास 12th रियल वर्ल्ड में जब अपन कदम रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, वहां सब मिक्स में चलता है। फिर कंपटीशन एग्जाम में मान लो कोई हिंदी वर्ड आ गया, व्रत, ये व्रत क्या है, व्रत सर्किल है भाई, हमने खूब पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कह रहा हूँ भाई रट लो, मैं कल पूछूंगा बताना इसको क्या कहते हैं, ऐसे नहीं है। पर बीच बीच में जैसे बोलता जाता हूँ तो कोशिश करो कि मैं कैप्चर करूं इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जहां से मिले जितनी मिले लिए जाओ, जितनी लो उतनी कम है, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, मैं खुद इमैनुअल स्कूल का पास आउट हूँ, आपको शायद पता नहीं है। मैं खुद इमैनुअल स्कूल का पास आउट हूँ, बैच 2006, बैच 2006, शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं इमैनुअल स्कूल से पास आउट होकर निकल गया था, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि साहब हम हिंदी मीडियम, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अब आजकल तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गई, हमारे जमाने में एक या दो इंग्लिश मीडियम, एक ही स्कूल थी इमैनुअल, पूरी निवाई में शायद इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद हम बच्चे, तो हम में तो ईगो था ना सब कि हम हिंदी मीडियम के बच्चों से बात ही नहीं करें, उनकी बात ही नहीं सुने, क्या होता है व्रत व्रत हम नहीं पढ़ते। लेकिन फिर जब हम एंटर हुए तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई, हमको कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये चीज करो, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमको जो प्रॉब्लम्स आई हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको ना हो, ठीक है ना। XYO and YOZ equals to XYZ by 2, तो XYZ by 2 कर दो, XYZ, where is XYZ, XYZ कहाँ है, 54 डिग्री है ना, तो 54 डिग्री by 2 इक्वल टू 27 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि XYO भी 27 है, जहां XYO की जरूरत पड़े 27 डिग्री मार्क कर सकते हैं, और YOZ भी 27 है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्वेश्चन में जरूरत तो इसी की पड़ेगी YOZ की, है ना। इंटीरियर एंगल्स लोगे तो गलत लिख दिया क्या, एक मिनट देख लेते हैं। XYO, हाँ बिल्कुल करेक्ट, OYZ आएगा ना, OYZ करो बेटा, OYZ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो हमको अंदर ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों एंगल की वैल्यू 27 डिग्री। चलो अगेन अब दूसरे बाइसेक्टर की बात करते हैं। सेकंड बाइसेक्टर का नाम क्या है, ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, बड़े एंगल का होगा ना बाइसेक्टर, तो XZY का। ZO बाइसेक्टर किस एंगल का होगा, देखो ये जो ZO है ये कौन से एंगल को तोड़ रहा है, इस पूरे एंगल को तोड़ रहा है ना, बड़े एंगल को, तो बड़े एंगल को क्या लिखोगे, XZY। बाइसेक्टर तो बड़े एंगल का होगा ना, फिर जब टूटेंगे तो दो एंगल निकलेंगे, एक अंदर वाला OZY और एक बाहर वाला XZO, ठीक है। लेकिन ये बाइसेक्टर जो है ये तो बड़े एंगल का है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और देखो गिवन इंफॉर्मेशन में भी तो है, ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, ZO is the bisector of angle XZY, ये गिवन है, या तो आप शुरू में लिख लो इट इज गिवन दैट, नहीं तो फिर ऐसे लिख के आगे गिवन पॉइंट डाल दो, बात एक ही है। सो कौन से दो एंगल टूटे, पहले तो बाहर वाला बताओ, XZO इक्वल टू अंदर वाला बताओ OZY, बराबर हो जाएगा XZY का आधा। XZY कितना आया था हमारे पास, निकाला था हमने पहले, 64 डिग्रीज आया था, राइट। 64 डिग्रीज का हाफ करना जरा, कितना होगा, 32 डिग्रीज। ये हाफ ऑफ करना तो आ जाता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 3 टाइम गया, 2 से 2 टाइम गया, क्लास 9th में अंडरस्टूड मैं मानता हूँ कि आपको आता होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। XZO की वैल्यू भी 32 डिग्री है, OZY की वैल्यू भी 32 डिग्री है, जब जब दोनों में से कोई भी वैल्यू की जरूरत पड़े तो 32 डिग्री मार्क कर लेना, ठीक है। एनी डाउट,
चलो, अच्छा एक एंगल का आंसर तो आ गया यहाँ से। एक एंगल तो यही था ना क्वेश्चन का कि ओजेड वाई पता करो। पहला क्वेश्चन तो ये था ओजेड वाई पता करो, पता कर लिया ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये मार्क कर लो, देयरफॉर पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री आंसर। अब सेकंड एंगल के लिए मुझे अंदर वाले ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा, उसके तीन एंगल्स के नाम बताओ। क्या क्या कह रहे? हाँ, इंटी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे अगेन, जो पहले बड़े वाले ट्राइंगल में लगाई अब छोटे वाले ट्राइंगल। तीन एंगल्स के नाम बताओ अंदर वाले ट्राइंगल के, तीन इंटीरियर एंगल्स के नाम बताओ। एंगल ओ वाई जेड कोमा ये वाला ले लो दूसरा एंगल ओ जेड वाई, और एक जो ओ पे बन रहा है उसको क्या लिख सकते हो आप, एंगल वाई ओ जेड। बुक में क्या लिखा हुआ है? वाई ओ जेड, ये ठीक है। फिर आर द थ्री इंटीरियर एंगल्स are the three interior angles of triangle OYZ. So तीनों का सम OYZ प्लस OZY प्लस YOZ gives me 180 degrees. That is OYZ की वैल्यू बताओ, चेक करो कितनी आई थी, 27, ठीक है। एंड OZY की वैल्यू 32, और YOZ तो पता करना ही है। ऐड कर दो, 7 and 2 9, 2 and 3 5, 59 degrees plus YOZ equal to 180 degrees. तो एंगल YOZ equal to 180 minus 59 कितना होता है करना, माइनस 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 120 आंसर 121 degrees is my answer. मैच करो पीछे से। तो स्कूल खुल रहे हैं फिर आपके 1 तारीख से फाइनली। तो यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड, इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। नहीं क्या अच्छी बात है, बस सब सेफ रहने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर 6.41 ड्रॉ करना है। 6.41 दिख रहा होगा आपको, ये वाला फिगर ड्रॉ करना है, उल्टा जेड जिसमें बना हुआ है, जल्दी से ड्रॉ कर दो। तो वंशिका आप कौन से स्कूल में हो? मैनुअल, शिखी भी मैनुअल, अंश एंड यश, यश बीडीपीडीएस, हितेंद्र बीडीपीडीएस, सौम्या बीडीपीडीएस और सक्षम मैनुअल। तो 2 स्कूल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, है ना हाल फिलहाल। ठीक है, हो गया ड्रॉ, शुरू करें। रीड आउट करते हैं एक बार क्वेश्चन। इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी, ये लो ए बी इज पैरेलल टू, सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पूछा दिया उसने, पैरेलल वाला, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अब जब तक सुनो, जब तक वो ये बात कहे ना तब तक इन दोनों को पैरेलल मत मानना कभी। ऐसा नहीं सर दिख तो रहा है ना, नहीं,
उसने क्लियर कट जब तक नहीं कहा है उसने कह दिया हाँ अब पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसवर्सल बनेगी AE, तो ये अगर 35 तो ये भी 35। अब ये क्या बीच में ये सारी लाइंस आ रही है ना कंफ्यूज करती हैं, तो आप इमेजिन कर लिया करो या अलग से ड्रॉ कर लिया करो। ये अलग से ऐसे ड्रॉ करता मैं B A, यहाँ पे होता E और यहाँ पे होता D। बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं? अलग से ड्रॉ करने में सारी बातें साफ हो जाती हैं। अगर इमेजिन कर पाओ उसी फिगर में तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से रफली ड्रॉ करके यार अगर ये ट्रांसवर्सल होती तो ये एंगल इसके बराबर होता, दैट मीन्स ई पे बन रहा है ना ये एंगल, तो ई पे यहाँ पे कौन सा बन रहा है ये, तो ये 35 तो ये भी 35, ये आ गया तीसरा एंगल निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, तो किस किस का कॉम्बो पैक है इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी एंड अल्टरनेट एंगल्स का कॉम्बो पैक है ये, पुराने कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, BAC 35 डिग्री है, CDE 50। चलो फटाफट से फिगर ड्रॉ हो गया तो गिवन पॉइंट्स डालो और खत्म करते हैं क्वेश्चन को। हियर इट इज गिवन दैट तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन का? ऑफलाइन का। ऑनलाइन में इतना अच्छे से समझ नहीं आता क्या? छोटा दिखाई देता है। अच्छा, दैट इज द प्रॉब्लम। एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्रीज, और थोड़ा लेट भी जाता होगा शायद, है ना, आवाज भी कभी कभी कटती होगी। एंगल CDE, सामने बैठोगे बेटा, क्या कह रहे हो? वहां बैठना है। टाइम, अच्छा अभी फटाफट खत्म कर रहे हैं। 53 डिग्री, BAC 35 डिग्री, CDE 53 डिग्री, फाइंड एंगल DCE। DCE कौन से ऐप पे होती है आपके स्कूल की क्लास? नहीं, कौन से ऐप पे होती है? गूगल में। तो लिंक आता है उसका, लिंक है आप लोगों के पास? अभी है तो इधर भी चला सकते हो चाहो तो। लास्ट ईयर बच्चे ऐसे ही करते थे, यहीं पे बैठ के क्लास लेते थे बड़ी स्क्रीन पे, इफ यू वांट। ठीक है, BAC इक्वल्स टू 35 डिग्री, CDE 53 डिग्री, DCE क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम अल्टरनेट एंगल्स वाली बात करेंगे ना। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, गिवन है हमको, ऑल्सो इट इज गिवन दैट कौन सी दो लाइंस? AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE। साथ में हमको ये भी लिखना पड़ेगा ट्रांसवर्सल कौन सी है। ट्रांसवर्सल लाइन बोलो कौन सी होगी? A से लेके E। देखो C पॉइंट को तो बीच में कंसीडर ही मत करो क्योंकि इसमें C पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है ना, तो AE इज द ट्रांसवर्सल, AE इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, AE इज द ट्रांसवर्सल, सो विच ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल? नाम बोलो, DAE एंड नीचे बोलो AED। अभी C पॉइंट का कोई रोल नहीं है एक तरीके से, है ना। DAE AED, दोनों में से पता कौन सा लगाना है? ये वाला जो पता लगाना है वो LHS में, है ना, बताया ना हमेशा। तो AED इक्वल टू BAE लिखो, AED इक्वल टू AED इक्वल टू BAE। ठीक है ना। तो देखो एंगल AED की वैल्यू, अब आप BAE की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? 35 है, लेकिन एक चीज देखो, बुक में तो BAC की 35 है, हालांकि है एंगल सेम। अब आप B से लेके A पे आओ, A से लेके शायद पूरे E पे चले जाओ तो भी ये एंगल बनेगा, और अगर आप B से लेके A पे आओ और A से C पे ही रुक जाओ तो भी ये एंगल बनेगा। लेकिन ये उसको क्या पता, ऐसे मानते हैं हम हमेशा कि चेक करने वाला तो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता, उसको हर एक चीज हमको समझानी पड़ती है कि समझ बेटा ऐसे होता है काम। तो हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में इसी को एंगल BAC लिख दूंगा। वाई? बिकॉज एंगल BAE और BAC तो सेम ही एंगल है, बस उसमें C पे रुक गया, उसमें E पे चला गया, और उससे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूंगा BAC की। ठीक है, हाँ, अगर हमने सीधे BAE लिख दिया ना, कितना है 35 है, कितना है 35, तो पता है कि क्या कह के मार्क्स काटेगा हमारे? वो कहेगा भैया BAE 35 कहाँ दिया है मैंने, मैंने तो BAC दिया था, कैसे आपने 35 लिख लिया? अड़ सकता है ना वो। अब अपन ने क्लियर कर दिया कि BAE तो BAC के बराबर है और BAC 35 है, अब तो खुश है ना तू? ठीक है,
प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी बिकॉज अभी तो स्कूल लेवल के टीचर्स हैं, सब जानते हो। अगर वो कार्ड भी लेंगे तो पैरों में गिर जाओगे, आप रोने लग जाओगे, नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेकिन क्या होगा 10th बोर्ड में, क्या होगा आपको पता नहीं, आपकी आंसर शीट किसके पास जाएगी, कौन होगा उसका नाम तक नहीं पता होगा, वो काट देगा तो काट देगा, थोड़ा लड़ने जाओगे उसके घर। तो इसीलिए अभी से आदत सुधार ले। तो AED 35 डिग्री आ गई। अब सुनो ध्यान से, AED 35 आई है ना, AED 35। जब अपन इस इंटरनल ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स कौन कौन से होंगे, नाम बोलना। CDE गिवन है, दूसरा CED ये पता लगाना है, या DCE कह दो, ये पता लगाना है, नहीं ये नहीं पता लगाना, सॉरी ये पता लगाना है, DCE ये पता लगाना है। और इस एंगल का नाम क्या होगा, CED। हमने अभी क्या लिखा है, AED। तो जब अपन ट्रायंगल में अब एंटर हो रहे हैं तो वहां पे AED नाम का तो एंगल है ही नहीं, वहां तो CED नाम का एंगल है। तो हमको वापस शो करना पड़ेगा कि भैया AED और CED एक ही है, बस उसमें C से शुरुआत कर रहे हो, उसमें A से शुरुआत कर रहे हो, एंगल तो वही बन रहा है। ठीक है, तो इसी स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा कि जो एंगल AED बना है वही एंगल CED है। तो CED की वैल्यू भी 35 आ चुकी है। अब आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बढ़िया मजे से। नाउ बताओ 3 एंगल्स कौन कौन से, जल्दी से। पहला एंगल CDE, दूसरा ये जो अभी निकाला एंगल CED, और तीसरा जो उसने पूछा कौन सा पूछा, DCE आर द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का नाम भी बोल दो, DCE क्या है, CDE ऑफ ट्राइंगल CDE। आगे का काम आप सब लोग जानते ही हो। सो अच्छा एक गलती करिए अपन ने क्वेश्चन में, अभी इसको सुधार देता हूँ। सो अपन ने जब इसको 180 डिग्री लिखा ना, तो एक में भी हमने रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। ये 180 डिग्री क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चे हुए पिछले 2 क्वेश्चंस में जहां जहां आपने 180 डिग्री किया है वहां वहां आप ये लाइन लिख दें, भले जैसे बाद में लिख देना। कितनी जगह किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 जगह किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो 2 जगह किया है, क्योंकि 2 ट्राइंगल का लगाया था 180 डिग्री। तो उन सब में आप ये रीजन डाल दें। दैट इज एंगल CDE की वैल्यू बोल दो, गिवन ही है शायद 53 डिग्री, और इसकी अभी अभी निकाली हमने 35 डिग्री, DCE 180 डिग्री, 5 और 3 8, 5 और 3 8, दैट इज 88 डिग्री, DCE 180 डिग्री। सो एंगल DCE gives me 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, कर दो माइनस 92 डिग्री। आंसर मैच कर लो। तो 3 क्वेश्चन आज कर लिए, 3 कल कर लेंगे। कल आपका ऑफ है, मतलब डे आफ्टर टुमारो, मंडे को, ठीक है ना। हो गया आंसर मैच कर गया। अच्छा दिखाऊं, ये लो देखो ना, बोल दिया करो बेटा। कोचिंग्स हम क्यों आते हैं पता है, क्योंकि जो चीज हम स्कूल में नहीं कर पाते वो चीज करने हम कोचिंग में आते हैं। स्कूल में हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं तो टीचर को डायरेक्ट बोलने में हम कतराते हैं, और टीचर भी सब पे ध्यान नहीं दे पाए। जैसे अभी टीचर ने मिटा दिया तो हम बोलने में कतराते हैं कि सर एक बार पहले से फिर से बताओ। अब वही काम अगर अपन कोचिंग में भी करें कि हम इधर भी टीचर को बोलने में कतराएं, तो फिर डिफरेंस ही क्या हुआ, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ ना। तो जो भी बात है इधर आपने को क्लियरली एक्सप्रेस करनी है, कुछ नहीं है ना, जो भी बात है क्लियर बतानी। ठीक है, so that is it for today. You all can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye. And remember, tomorrow is holiday. We will meet again day after tomorrow. Okay? Is that clear? ठीक है, सौम्या खुश हो जा।
बाय।